हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज की इस वीडियो पे हम आपको कक्षा 12वीं के विषय हिंदी का, जी हाँ, कक्षा 12वीं के विषय हिंदी का हम आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि विद सॉल्यूशन के साथ होने वाला है। यदि आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं और अपनी पढ़ाई को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि आप अपने कक्षा 12वीं में टॉपर बन सके, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो पे हम आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस के साथ आपका पूरा फुल सॉल्यूशन भी कराने वाले हैं, जिससे आप अपने एग्जाम में 80 में 80, जी हाँ, 80 में 80 लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता और आप अपने एग्जाम में 80 में 80 लाकर आप आसानी से अपने एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके जितने भी छात्र हैं जो कि कक्षा 12वीं के छात्र हैं और उनका भी पेपर होने वाला है, तो उन्हें वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कर सके। क्योंकि इस वीडियो पे हम आपको जितने क्वेश्चंस बताएंगे उन्हीं में से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को जान चुके हैं कि कक्षा 12वीं के विषय हिंदी का सेटे का क्वेश्चन पेपर है, जिसका परीक्षा कोड देख सकते हैं 601 है। किसका? 601 इसका परीक्षा कोड होने वाला है। यहाँ पर आपको टोटल प्रश्नों की संख्या 23 दी जाएगी। यहाँ पर आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा और आपके पास मैक्सिमम नंबर 80 रहेंगे। कितने? 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश उतने कोई जो महत्वपूर्ण नहीं है, यदि आपको लगे महत्वपूर्ण है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम वहाँ से आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है छात्रों। जिसे पहला क्वेश्चन आपका दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या पूछा गया है बच्चों? सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसे पहला आपका प्रश्न पूछा गया है, फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चों को क्या करती थी। पूछा गया कि फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चों को क्या करती थी, तो आप बोलोगे कपड़े पहनाती थी। क्या करती थी? कपड़े पहनाती थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है, तो आप लगाओगे कि वीर रस। कौन सा रस बच्चों? वीर रस मन में उत्साह का संचार करता है। ठीक है ना। तो आप इसे टिक कर लोगे, वीर रस। ठीक है। अगला है, भक्तिमन पाठ के रचनाकार हैं। आपको बताना है बच्चों कि भक्तिमन पाठ के रचनाकार कौन है, तो आप लगाओगे कि भक्तिमन पाठ की रचनाकार महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है। अगला आता है, हमारे अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है। तो बताना है कि अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ आप क्या लगाएंगे, तो आपको लगाना है प्रश्न क्रमांक 7। इसका हो जाएगा, प्रयत्न किए बिना वास्तविक सामने नहीं आती। क्या लगाओगे आप? कि प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो आपको बताना है कि मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? केशव प्रथम ने। किसने? केशव प्रथम वीर ने। किसने किया बच्चों? केशव प्रथम वीर ने किया है। ठीक है ना। लगा लीजिए आप टिक, केशव प्रथम वीर ने। ओके। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है। तो आपको बताना है कि रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है बच्चों? अभिनय। क्या अनिवार्य है? अभिनय अनिवार्य है। ठीक है ना। अभिनय अनिवार्य है। टिक कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। जहां से पहले प्रश्न पूछा गया है, लीपा हुआ चौक अभी बिंदी बिंदी पड़ा है। क्या पूछा गया कि लीपा हुआ चौक अभी बिंदी बिंदी पड़ा हुआ है, इसका अर्थ क्या होगा, तो आप लगाओगे कि इसका अर्थ होगा गीला है। क्या है? गीला है। अभी वो जो लीपा गया चौक है अभी भी वो गीला है। ठीक है। इसके बाद चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वे छंद कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वार्णिक छंद कहते हैं। और जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है। अगला आता है, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा बिंदी बिंदी है। तो आपको बताना है कि पहलवान की ढोलक पाठ की विधा क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आता है, हालदार साहब। क्या पूछा गया? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए क्या
पाए वाक्य में भी बिंदी बिंदी है। तो आपको बताना है कि वाक्य में क्या है, निपात है। क्या है बच्चों, निपात है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका, लेखक आनंद यादव की मां धूप में बिंदी बिंदी थाप रही थी। तो आपको बताना है कि लेखक आनंद यादव की मां धूप में क्या थाप रही थी। तो आपको बताना है कि कंडे, क्या थाप रही थी, कंडे थाप रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मुद्राण की शुरुआत बिंदी बिंदी में हुई की। जो मुद्रा होती है पैसे, उसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो आपको बताना है कि चीन में हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, चीन से स्टार्ट हुई थी। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3। यहाँ से पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में समुच्चय सत्य असत्य लिखना है। क्या बच्चों लिखना है आपको, सत्य असत्य लिखना है। ठीक है ना, तो पहला प्रश्न आता है आपके सामने, मधुशाला बचपन की प्रसिद्ध कृति है। तो आपको बताना है कि मधुशाला बचपन की प्रसिद्ध कृति है। क्या सत्य है कि यह सत्य आप लगाओगे, जिसके लिए टैग सत्य होती है। ठीक है बच्चों, अगला आता है आपका, संदेह अलंकार के प्रयोग से अंत का संशय बना रहता है। तो आपको बताना है सत्य इसका हो जाएगा। अगला है, लुट्टन बचपन में गाय चराता था। तो आप लगाओगे जी सत्य कि लुट्टन गाय बचपन में गाय चराता था। अगला है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होता है। तो आप लगाओगे कि इसका असत्य हो जाएगा कि काला अक्षर भैंस बराबर ये साक्षर नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूझ कहानी योग गोदान उपन्यास का अंश है। तो आप लगाओगे जिसका टिक असत्य कि जूझ कहानी योगदान गोदान उपन्यास का अंश नहीं है। तो आप लगाओगे असत्य। ठीक है, कहानी का नेक्स्ट है, कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है। तो आप लगाओगे इसका टिक असत्य कि कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, बल्कि असत्य है, बल्कि ये एक चीज का सत्य कहा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। क्या बच्चों आता है, सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। ठीक है, सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। पहला यहाँ पर आपका श्रृंगार काल। ठीक है ना, तो आप टिक करते चलेंगे कि श्रृंगार काल का आपका किससे होगा। तो श्रृंगार काल आप बच्चों आपका हो जाएगा खा से। क्या हो जाएगा, खा से। तो आप इसे टिक करेंगे। रीति काल, क्या बच्चों, रीति काल आप इसका टिक करेंगे उत्तर। ठीक है, अगला आता है बादल राग। बादल राग का किससे है। तो आप लगाओगे बादल राग का संबंध किससे है, निराला से है। किससे, निराला से है। अगला है, वर्ण के बोलने में लगा समय क्या कहलाता है। तो आप लगाओगे कि वर्ण के बोलने में लगा समय को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अगला आता है नौहार। नौहार, तो इसका उत्तर हमें वैसे कुछ पता नहीं चल रहा है क्लियर क्या है। तो यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगला आता है भाव विस्तार। क्या आता है, भाव विस्तार। तो भाव विस्तार का आपको उत्तर लगाना है कि भाव विस्तार। तो आप लगाओ कि भाव विस्तार का अर्थ होता है पल्लवन। क्या होता है, पल्लवन इसका सही उत्तर होता है। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा चबूतरा। क्या बच्चों, सबसे ऊंचा चबूतरा। तो आप इसका करेंगे उत्तर बड़ा बौद्ध स्तूप। क्या होगा, बड़ा बौद्ध स्तूप इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कहानी का केंद्रीय बिंदु। क्या पूछा गया, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होगा। तो आप बताएंगे कहानी का केंद्रीय बिंदु कथनांक होता है। क्या होता है, कथनांक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक एक वाक्य में उत्तर देना है। क्या करना है, निम्नलिखित आपके यहाँ जितने प्रश्न दिए गए हैं आपको सभी को क्वेश्चंस का एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठकर अपाहिज बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं। तो आपको बताना है वे लोग दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों का उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि वो इसलिए पूछ रहे हैं कि वे लोग दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों का उत्तर देने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगला है विस्तृत कलेबर वाले वाक्य को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि विस्तृत कलेबर वाले वाक्य को क्या कहते हैं बच्चों, महाकाव्य। क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। अगला आता है प्रश्न आपका, शेर के बच्चे का असल नाम क्या था। तो आपको बताना है कि शेर के बच्चे का असल नाम चांदा सिंह था। क्या था, चांद सिंह था। इसको सही उत्तर हो जाएगा, आप लगा लीजिए उत्तर चांद सिंह। ठीक है, अगला आता है अनासक्त। क्या बच्चों, अनासक्त का अर्थ है। तो आप बताएंगे अनासक्त का अर्थ होता है जो किसी विषम से
आसक्त ना हो। क्या होगा? जो किसी विषम से आसक्त ना हो। ठीक है। इसके बाद आता है कि तकनीकी शब्द अंग्रेजी किस शब्द का हिंदी पर्याय है। तो आपको बताना है कि इसमें तकनीकी शब्द हिंदी में किसका अर्थ होता है। तो इसका भी मुझे उत्तर सही ढंग से पता नहीं चल पा रहा था। तो इसका आप सभी को यदि उत्तर पता होता है तो आप इसे हमें कमेंट सेक्शन में बताने की कृपा करें। अगला चलते हैं बच्चों। रोटी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी। तो आप लगाओगे कि रोटी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसान ने, किसने बच्चों? किसान ने शरण दी। ठीक है। अगला आता है बच्चों कि डेडलाइन किसे कहते हैं। तो आप लगाओगे कि डेडलाइन किसी कार्य को करने का अंतिम समय को ही हम डेडलाइन कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों आज इस वीडियो पे हमने आपको एक प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के कितने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 5 तक के पूरे वैकल्पिक क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है। आई होप ये सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 से आपके प्रश्न क्रमांक 23 तक के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है। और इसके बाद हम आपको इसके आंसर भी बताएंगे। ठीक है। तो पहले चलिए चलते हैं प्रश्न को समझते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न पूछा गया कि कवि हरिवंश राय बच्चन को यह वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता, अथवा दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। ये सभी प्रश्न आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना। आप सभी को बता देता हूँ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि नई कविताओं के 2 कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो आपको बताना है कि नई कविता की परिभाषा लिखना है, आपको उनकी 2 कवियों के नाम लिखना है और उन 2 कवियों के आपको 2-2 रचनाओं के नाम भी लिखने हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका अथवा पूछा गया है कि प्रगतिवाद के 2 कवियों एवं उनकी एक एक रचनाओं का नाम लिखिए। ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 8 में आपसे पूछा गया है कि ओजगुड़ का एक उदाहरण लिखिए, अथवा बिंब कितने प्रकार के होते हैं, इसका आपको परिभाषा लिखना है और इसका प्रकार भी आपको लिखना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका आता है अगला प्रश्न, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा पूछा गया है सोराठा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, उदाहरण से लिखिए। ये सभी प्रश्न आपके 2-2 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निबंध किसे कहते हैं। क्या बच्चों निबंध किसे कहते हैं? कि 2 निबंधकारों एवं उनके 2-2 निबंधों के नाम लिखिए, अथवा पूछा गया है गद्य की विधाओं के 2 प्रमुख एवं गौड़ विधाओं के में वर्गीकृत करके लिखिए। मतलब आपको गद्य की विधाओं के जो प्रकार होते हैं और उनको वर्गीकरण करके भी आपको इसको उत्तर लिखना होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया लेखक जयतेंद्र कुमार के अनुसार बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, अथवा आपसे पूछा गया है सिरिसी को कलाजयी अवधूत क्यों कहा गया है। ठीक है। क्या पूछा गया है कि सिरिसी को कलाजयी अवधूत क्यों कहा गया है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पे। प्रश्न क्रमांक 12 में आपसे प्रश्न पूछा गया है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। तो आपको बताना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। आपको उन प्रकारों का भी नाम लिखना होगा इसमें। इसके बाद आपका आता है प्रश्न क्रमांक अथवा उसका राजभाषा किसे कहते हैं, कि 2 राजभाषाओं की राजभाषा लिखिए। ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तन करके लिखिए। जहां पर आपसे पूछा गया है वह भाग्यवान स्त्री नहीं है, इसको आपको विधि सूचक वाक्य में परिवर्तन करना है। इसके बाद आपका अगला है शिक्षक के कक्षा में आते ही छात्र खड़े हो जाते हैं, इसको आपको संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना है। कि आप ऐसे लिखोगे कि कक्षा में शिक्षक आते ही सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। ऐसे आप इसका संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करके लिखेंगे। इसका अथवा आप ऐसे लिखेंगे कि लोकोक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो आपको बताना है जैसे कि आप जानते हैं कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर होता है, तो आपको इसमें क्या लिखना है, आपको लोकोक्ति को लिखना है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 पे। प्रश्न क्रमांक 14 यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है यशोधर बाबू के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। क्या बच्चों लिखना है आपको यशोधर बाबू की चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखनी। ये भी प्रश्न आपके 2-2 नंबर के होने वाले हैं। इसके बाद पूछा गया है जूझ कहानी के आधार पर आपको कौन कौन से जीवन मूल्य ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद आपसे पूछा गया प्रश्न क्रमांक 15 में कहानी लेखन के कोई 2 उद्देश्य लिखे। क्या बच्चों कहानी लेखन के कोई 2 उद्देश्य लिखें। अथवा आपसे पूछा गया है
प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आपको बताना है कि प्रिंट माध्यम, जैसा कि आप देखते हो कि आपके पास कोई कागज रहता है, आप उसे प्रिंट आउट कराते हो, ठीक है ना। तो आपको उस प्रिंट माध्यम की तो कोई विशेषता लिखनी है, तो आपको अनुसार आपको कम से कम इसमें 4 विशेषताएं जरूर लिखनी है, ठीक है ना, तभी आपकी 2 नंबर कवर हो सकेंगे। और यदि आपसे 4 नहीं बनते तो न्यूनतम आप 2 जरूर लिखें, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 से आपके सभी प्रश्न 3-3 नंबर के स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ, 3-3 नंबर के स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 16 में, रघुवीर सहाय और हरिवंश राय बच्चन की काव्यात्मक विशेषता बिंदु के आधार पर लिखिए। तो आपको क्या करना है, आपको रघुवीर सहाय या हरिवंश राय बच्चन में किसी एक कवि को आपको उनकी 2 रचनाएं, भाव पक्ष एवं उनकी कला पक्ष लिखना है। अगला आता है आपका हरिवंश हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती की साहित्यिक विशेषताओं के निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। मतलब आपको करना क्या है, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी या कि धर्मवीर भारती, किन्हीं 2 कवियों में से किसी एक कवि की आपको उनकी 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में आपको स्थान लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 पे आपसे पूछा गया है, सारे संप्रेक्षण की 3 विशेषताएं लिखी। क्या पूछा गया है, सारे संप्रेक्षण की कोई 3 विशेषताएं लिखे। अथवा पूछा गया है, संगीत कक्षा में प्रवेश हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। मतलब आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर आप विज्ञापन बनाना है आपको। A4 साइज का पहले पेज आप क्या करेंगे, चारों तरफ लाइन खींच लेंगे। फिर आपको यहाँ पर लिखना है कि संगीत कक्षा में प्रवेश हेतु, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर आप विज्ञापन बनाएंगे बहुत अच्छा सा। मतलब आपको विज्ञापन कैसे बनाना है, आपको एकदम डेकोरेट करके बनाना है, ताकि एक नज़र पे जो आपको कॉपी चेक करे ना, उसे वो विज्ञापन भा जाए। तभी आपको ना यहाँ पर 3 नंबर वो देखते ही आपको जल्दी से दे देगा 3 नंबर, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 पे आपसे सभी से पूछा गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश एवं काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए वाक्यों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कितने, आपको 6 से 7 लाइन के, कितने बच्चों, 6 से 7 लाइन का आपको क्या दिया गया, आपको गद्यांश दिया गया है। इन गद्यांशों को पढ़कर आपको यहाँ पर आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। क्या बच्चों, 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन तीनों प्रश्नों के आपको क्या लिखने, उत्तर लिखने हैं, ठीक है। अगला आता है, यद्यपि यहाँ पर इसका एक और आपको गद्यांश देखने को मिल रहा है, अथवा है आपका इन गद्यांश का, ये जो गद्यांश है ना, इन गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। यहाँ पर भी आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है ना। इन तीनों प्रश्नों का आपका इस गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में भी आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित काव्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 4-4 लाइन की पंक्तियाँ दी गई। कितने, 4-4 लाइन की यहाँ पर आपको पंक्तियाँ दी गई इसके अथवे में भी। तो आपको करना क्या है, इन 4-4 लाइन की पंक्तियों को आपको पढ़ना है, और इन दोनों में से आपको जो सी पंक्ति आपको सरल लगता है उसमें से किसी एक पंक्ति पे आपको उसका आपको लिखना क्या है। उसमें आपको बता दूं, इसका आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या क्या लिखना है बच्चों, संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ लिखना है, ठीक है ना। जो सा आपको टॉपिक सरल लगेगा आपको उसी का लिखना होगा। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 पे आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिखिए। जो आपको एक पिछले प्रश्न क्रमांक 20 से पूछा गया था, सेम टू सेम आपको प्रश्न क्रमांक 21 में भी यही करना है। आपको यहाँ पर दी गई पंक्तियों को आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर अथवे में वही पंक्ति आपको दी गई है, और जो सी पंक्ति आपको सरल लगती है उसी किसी एक पंक्ति पे आपको उसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22 और प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 22 और 23 आपको बता दूं, ये जो प्रश्न क्रमांक है 22 और 23 होते हैं, ये आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हर साल आपके एग्जाम में, आपके चाहे तिमाही, छमाही, वार्षिक या प्री बोर्ड हो, चाहे आप कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र हो, हर साल ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपसे पूछा गया है, आपके नगर पालिका अध्यक्ष को अपने बोर्ड नियमित साफ सफाई न होने के संबंध में शिकायती पत्र, अथवा अपने मामा जी के गांव वापस
आने पर गांव की अपनी मधुर स्मृतियों के बारे में आपको निबंध लिखना है, पत्र लिखना है। तो आपको बता दें पहले में आपको इसमें करना क्या है, आपको अपने नगर पालिका के अध्यक्ष को एक लेटर लिखना है कि आप जिस वार्ड में रहते हैं ना, उस वार्ड में सही ढंग से साफ सफाई नहीं होती, उस वार्ड में सही ढंग से साफ सफाई करवाने हेतु आपको एक निबंध पत्र लिखना होगा। और अथवा वाले में है कि आप अपने मामा के गांव गए थे, तो आप अपने मामा के गांव की मधुर सौंदर्य स्मृतियों के आपके बारे में वर्णन करना है कि वो आपके मामा का गांव कैसा है, और आपको कैसे लगा, अपने दोस्तों को बताना है, बाकी किसी को भी बताना है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक आपका 23। प्रश्न क्रमांक 23 में आपसे पूछा गया बच्चों, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर रूपरेखा समर्थित निबंध। ठीक है ना, मतलब आपको किसी एक विषय पर निबंध, यहाँ पर आपको 4-5 टॉपिक दिए गए हैं, किन्हीं 5 टॉपिक पे आपको एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है जो आपको टॉपिक सरल लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको पहले रूपरेखा लिखना है, फिर निबंध लिखना है। यदि आपको इसका निबंध नहीं बनता तो आप क्या करिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर आपको निबंध आप देखिएगा, समस्त कक्षाओं के लिए एक हिंदी का निबंध होगा। ठीक है ना, वहाँ पर आपको मैं 5 से 6 निबंध आपको दिया हूँ। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको उस निबंध की तैयारी कर लीजिएगा, आपके उस वीडियो से आपके इस 4 नंबर के प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और यदि आप उसका पीडीएफ चाहते होंगे ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। तो इस प्रकार छात्रों, आज की इस वीडियो पे हमने आपको 1 से 5 तक के प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन करा दिया। इसके बाद जो आपके प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक के प्रश्न हैं, इसका हमने आपको क्वेश्चन समझा दिया। और रही बात इसके उत्तर की, तो इसका उत्तर जो है पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो आप वहां से इसका उत्तर देखकर, मतलब पीडीएफ डाउनलोड करके इसका उत्तर लिख लीजिएगा, क्योंकि यदि हम इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको उसका उत्तर बताते तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती और आप सभी का मन नहीं लगता और आप सही ढंग से इसकी तैयारी नहीं करते। इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन को समझा दिया है और आंसर आपको पीडीएफ के रूप में दे दिया है। तो आप पीडीएफ वहाँ से प्राप्त करके आसानी से आप अपने कॉपी में उसे नोट कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सभी प्रकार के एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर के पेपर्स और आपके जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस पेपर हैं या क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके हर साल एग्जाम में आते हैं, वह सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।